एक सवाल, एक क्वेश्चन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जहाँ आज खड़े हैं वहाँ तक पहुँचे कैसे? यहीं से शुरू होता है इतिहास। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। देखिए, अभी तक आपने स्कूल लेवल पर इतिहास को सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था। इसके अलावा अगर आपकी आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा तो इतिहास एक सब्जेक्ट के रूप में भी आपने इसे पढ़ा है। पर जो आगे की बात होने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं इतिहास को एक नज़रिए के तौर पर देखने की बात करेंगे। इतिहास एक कहानी के तौर पर देखेंगे। तो क्लियर कर लेते हैं, ये है बीए सेमेस्टर 1, सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इतिहास। और जिस किताब के साथ हम आगे बढ़ेंगे उसका नाम है भारत का इतिहास, प्रारंभिक काल से 1206 ईस्वी तक। देखिए, ये किताब हमें राजाओं की सिर्फ तारीख ही नहीं बताती, बल्कि ये समझाती है कि सभ्यताएं कैसे बनी, धर्म कैसे उभरे और भारत की पहचान धीरे धीरे कैसे बनी। इतिहास का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ही बात आती है, इतिहास मतलब रटना। बहुत सारी सन, बहुत सारे ईस्वी, बहुत सारे राजाओं के नाम, जगह, इनको याद करना नहीं। देखिए, रुकिए, हम इसे कहानी की तरह समझेंगे, लॉजिक के साथ आसान भाषा में समझेंगे। मित्राध्याय में इतिहास को बोझ की तरह नहीं बल्कि कहानी की तरह समझा जाएगा। तो मित्रों, तैयार हो जाइए इतिहास यानी अतीत को समझने की इस नई यात्रा के लिए। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके क्या बोलते हैं, आपका बुक की तरफ। देखिए मित्रों, अब ज़रा आसान भाषा में समझते हैं कि हमारी किताब भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 1206 ईस्वी आखिर है क्या। भारत में प्रारंभिक सभ्यताओं से लेकर मध्यकाल के आरंभ तक हुए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है। यह विषय प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था, धर्म, कला और ऐतिहासिक परिवर्तनों को समझने में सहायक है। देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये किताब बताती है कि भारत में सभ्यताएं कैसे शुरू हुई, राज्य कैसे बने और समाज समय के साथ साथ कैसे बदलता गया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स टू 1200 to 6th century explores how Indian society, kingdoms and cultures developed over time। यानी ये किताबें हमें आज के भारत की जड़ें बीते हुए समय में दिखाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। देखिए मित्रों, अब ज़रा एक नज़र डालते हैं कि इस किताब में हम कुल 5 इकाइयों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टोटल 5 यूनिट्स हैं, 5 इकाइयाँ हैं और हर यूनिट का एक अपना ही महत्व है। इकाई 1 में हम जानेंगे प्राचीन सभ्यताओं, धर्मों और शुरुआती समाज की कहानी, यानी इतिहास की सबसे पहली नींव। इकाई 2 में बात होगी मगध के उदय और मौर्य समाज की, जहाँ से भारत में पहला बड़ा साम्राज्य बना। इकाई 3 में हम पढ़ेंगे मौर्य के बाद की शक्तियाँ, यानी कि उत्तर मौर्यकालीन शक्तियाँ, शुंग, सातवाहन, कुषाण और संगम काल। इकाई 4 में आएगा गुप्त काल, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, कला, विज्ञान और संस्कृति का समय। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद में हम इकाई 5 की, जिसमें गुप्तोत्तर भारत और राजपूत काल की बात होगी, जहाँ भारत का राजनीतिक स्वरूप बदलने को दिखाई देता है, बदलता हुआ दिखाई देता है। सीधी बात है मित्रों, ये 5 इकाइयाँ मिलकर भारत के प्राचीन इतिहास की पूरी कहानी बनाती हैं। अब चलिए एक इकाई को आराम से समझते हैं, यानी एक एक करके हम इकाइयों को जान लेते हैं कि किस इकाई में हमें क्या टॉपिक्स पे बात करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको सिलेबस दिखाया जा रहा है, सिलेबस का ओवरव्यू लिया जा रहा है। आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में इनकी रेगुलर क्लासेस के थ्रू चर्चा भी करेंगे और इनको अच्छे से नोट्स के थ्रू समझेंगे, बट इस क्लास में सिर्फ सिलेबस देखा जा रहा है। चलिए मित्रों, अब शुरुआत करते हैं इकाई 1 से, जहां से भारत के इतिहास की असली कहानी शुरू होती है। इस इकाई में हम समझेंगे इतिहास को जानने के स्रोत, पुरातात्विक, साहित्यिक और यात्रियों के विवरण, यानी हमें अतीत की जानकारी मिलती कहाँ से है। जो स्रोत, जो सोर्सेस हैं वो हम जानेंगे कि भाई हमें हिस्ट्री पता कैसे चली, किन स्रोत के थ्रू हम तक ये हिस्ट्री पहुंची। ठीक है, साथ ही हम जानेंगे अलग अलग संवत प्रणालियाँ और ये भी कि भारत का भूगोल, सभ्यता और संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है ये संवत प्रणालियाँ, लाइक विक्रम संवत, शक संवत और कलयुग संवत। ठीक है,
देन हम बात करेंगे भूगोल का प्रभाव, नदियाँ, गंगा, सरस्वती, पर्वत, मैदानी क्षेत्र, कृषि, व्यापार और संस्कृति पर प्रभाव। फिर बात होगी आपके सिंधु सरस्वती सभ्यता, नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, व्यापार, लिपि, मूर्तिकला। इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक समाज की, वर्ण व्यवस्था की, ऋग्वैदिक देवता जिसमें इंद्र, अग्नि, ठीक है, गौ का महत्व यानी गायों का महत्व, जन और जनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों का उदय, मगध, कौशल, अवंती, बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध, जैन धर्म, महावीर, दोनों धर्मों की शिक्षाएं और प्रभाव जानेंगे। सीधी सी बात है मित्रों, इकाई 1 में हमें भारत के प्राचीन समाज की पूरी नींव दिखाई दी जाएगी। मतलब कि हम आपके जनपद, महाजनपद और अलग अलग व्यवस्थाओं को समझेंगे। यहाँ तक कि आपकी संवत प्रणाली जो है उसको भी हम यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट इकाई में आते हैं, आपके इकाई नंबर 2। मित्रों अब आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 2 की तरफ, जहाँ भारत के पहले बड़े साम्राज्य की कहानी आती है। इस इकाई में हम समझेंगे मगध का उदय, उसकी भौगोलिक स्थिति, लोहे का उपयोग और मजबूत राजशक्ति के रूप में, जहाँ पर हम साथ में नंद वंश और महापद्मनंद शासन का विस्तार भी समझेंगे, ठीक है। ये महापद्मनंद भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो आपको इसे डीपली एक नोट्स के थ्रू अच्छे से समझाया जाएगा। मतलब जो आपके नोट्स भी बन रहे हैं ना, बड़े ही अच्छे बनाए जा रहे हैं, स्पेशली डायग्राम्स, इंफोग्राफिक्स, लाइक जो चार्ट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाए। लाइक आप जैसे अभी चार्ट के अंदर देख सकते हैं, वैसे आपको अच्छे से हर एक टॉपिक समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपके मौर्य समाज, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की भूमिका, यूनानी संबंध। साथ में हम पढ़ेंगे अशोक, कलिंग युद्ध, धम्म की नीति और शिलालेख और धम्म का प्रचार। देखिए अशोक के जो धम्म हैं बड़े ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। 10th क्लास बोर्ड में आपने अगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, लाइक मुझे अभी भी याद है कि अशोक के धम्म बोर्ड की क्लासेस में इतना इम्पॉर्टेंट था कि इसका लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही जाता था। तो यहाँ पर भी ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अशोक के जो धम्म हैं, धम्म की नीतियाँ हैं और जो शिलालेख हैं अशोक के, वो भी बड़े इम्पॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं आपके मौर्य शासन व्यवस्था, केंद्रीकृत शासन, राजकीय विभाग। साथ में हम पढ़ेंगे मौर्य युग की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, स्तूप, शिल्प, कला। देन मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण और विशाल साम्राज्य का बोझ, उत्तराधिकार की समस्याएं, आर्थिक संकट। मतलब जब ये एक उदय ले रहा था उसी के साथ में इसके पतन की भी तैयारी हो रही थी, क्योंकि एक टाइम था जब जहाँ अशोक जैसा एक सम्राट, इतना कहते हैं ना भावी सम्राट, उसको संभाल रहा था, तो उत्तराधिकार की जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ जाती है कि भाई अब जो उत्तराधिकारी बनेगा वो भी इसी तरीके से इस साम्राज्य को गति रखे, गतिशील रखे। परंतु जो उत्तराधिकार की समस्याएं उत्पन्न हुई वही कुछ पतन के कारण भी बनते चले गए। साथ में और भी कई कारण थे पतन के, वो भी हम अच्छे से इसको चर्चा करते वक्त पढ़ेंगे रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट की तरफ। मित्रों अब चलते हैं इकाई 3 की तरफ, जहां मौर्य साम्राज्य के बाद के भारत की तस्वीर सामने आती है। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद में जो भारत की तस्वीर बन रही थी, जो एक ढांचा तैयार हो रहा था, उसको समझेंगे। इस इकाई में हम पढ़ेंगे पूर्व गुप्तकालीन शक्तियाँ, जो गुप्तकालीन शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो समझेंगे। देन शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, बौद्ध धर्म विरोध, संस्कृति संरक्षण। साथ में हम बात करेंगे सातवाहन की, गौतमी पुत्र शातकर्णी की, दक्कन में शक्तियों की, शक और कुषाण, रुद्र दामन प्रथम सुधारक एंड कनिष्क, महायान, बौद्ध धर्म, कुषाण के सिक्के। इसी के साथ में हम बात करेंगे संगम युद्ध की, तमिल साहित्य की, चेर, चौल, पांड्य, आर्थिक प्रगति, रोम भारत का व्यापार, बंदरगाह और सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। इस दौरान जो आपका भारत का व्यापार था वो भी डेवलप हो रहा था, साथ में बंदरगाह एंड सिक्कों का प्रचलन, ये भी बहुत मतलब कहते हैं ना, इसमें नया एक युग शुरू होता है जहाँ पे सिक्कों के ऊपर की जो चित्र हैं वो बदलते हैं, एक नए युग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट इकाई की तरफ, यूनिट नंबर 4, जिसे हम भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस इकाई में हम समझेंगे गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त साम्राज्य की नींव, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, दक्षिण भारत विजय और कला संरक्षण, ठीक है।
फिर बात आएगी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की यानी विक्रमादित्य, उज्जैन राजधानी, चीनी यात्री फहान एंड स्कंदगुप्त के साथ में हम हुण आक्रमण से जो रक्षा हुई थी उसका भी एक अच्छे से विस्तार रूप में बात करेंगे। गुप्त शासन व्यवस्था, विकेंद्रीकरण और सामंत व्यवस्था का भी इसमें चर्चा की जाएगी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, कालिदास, आर्यभट्ट, अजंता एलोरा की चित्रकला एंड इसके साथ में बात करेंगे विज्ञान और तकनीक की, दशमलव प्रणाली की, खगोल विज्ञान की, गणित की, यानी एक तरह से देखा जाए जो आधुनिक शिक्षा डेवलप हो रही थी उसकी बात हो रही है, जिसके अंदर हम तकनीक की, विज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट यूनिट की इकाई नंबर 5, जहां हम गुप्त काल के बाद के भारत को समझेंगे। यानी गुप्त काल के बाद में जो भारत बन रहा था, एक नया भारत बन रहा था। गुप्त काल का पीरियड अब तक खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आ रहा है एक नया पीरियड जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके गुप्त काल के बाद के भारत की, जिसमें बात होगी हर्षवर्धन की, कन्नौज राजधानी की, चीनी यात्रा, हैंसांग, नालंदा संरक्षण, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश लाइक चोल, चालुक्य, पल्लव, कला, मंदिर और व्यापार, त्रिराज्य संघर्ष, पाल, राष्ट्रकूट प्रतिहार, ठीक है। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के राजवंश, जिसमें विग्रह राज चाहमान, जो कि चौहान भी हैं, विग्रह राज चौहान, कुमारपाल चालुक्य, भोज परमार, साहित्य और स्थापत्य की भी इसमें बात होगी। फिर हम बात करेंगे राजपूत पतन के कारण, आपसी संघर्ष, सैन्य कमजोरी, विदेशी आक्रमण। देखिए मैं बताऊं तो जो आपका सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री, एक्चुअली मैं जियोग्राफी का भी आपको क्लासेस लगा रहा हूँ, इसलिए जियोग्राफी का भी नाम आ गया, कोई नहीं। हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री का जो सिलेबस है ना सेमेस्टर 1 का, वो थोड़ा डीप है एंड मतलब आपको एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी मिलता है। लाइक हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजवंश की, तो वहाँ हमें विग्रह राज को भी पढ़ना पड़ेगा, कुमारपाल को भी पढ़ना है, भोज परमार को भी पढ़ना है। मतलब सिर्फ एक राजवंश को पढ़ने के लिए हमें कई और लोगों के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो इस सीधी सी बात है कि जो आपका ये हिस्ट्री का सिलेबस है वो थोड़ा वाइड है, इसलिए इसके क्लासेस को बड़े अच्छे से अटेंड कीजिएगा। जो रेगुलर क्लासेस आ रही हैं उनके नोट्स को जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप इनकी टाइमलाइन को भी समझ सकें कि किसके बाद कौन आया। वो भाई एक्चुअली में हिस्ट्री में क्या होता है कि किसके बाद कौन आया, कौन किसका संबंधी है, वो बड़ा ही टिपिकल हो जाता है। बट हमारी कोशिश यही रहेगी, मित्रादय की कोशिश यही रहेगी कि आप इसे बड़ी आसानी से समझ सकें, ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये सिलेबस कंप्लीट है आपका। ऑलराइट मित्रों, आज हमने अपने बी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री इतिहास के सब्जेक्ट यानी कि जो आपकी बुक है भारत का इतिहास, लगभग आपकी बात हो रही है प्रारंभिक काल से 1206 ईस्वी तक की। इसका पूरा सिलेबस एकदम आसान भाषा में एक फ्रेंडली तरीके से समझ लिया है। अब आपको साफ हो गया होगा कि एक तरीके से पिक्चर तैयार हो गई है दिमाग में कि भाई क्या पढ़ने क्या वाले हैं। एक्चुअली में एग्जाम में हम किस चीज़ से फेस करेंगे, एग्जाम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या टॉपिक आएंगे हमारे, है ना। वो टॉपिक्स आपने जान लिए कि भाई ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। इस टॉपिक को हम विस्तार से बात भी करेंगे इन रेगुलर क्लासेस। तो अभी के लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपकी जो फीडबैक है वो हमारी क्लास को और भी बेहतर बनाती है, तो आपका फीडबैक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिएगा। अब अगली क्लास से हम हर सभ्यता, हर राजा और हर घटना को इतना सिंपल और कहानी वाले तरीके से समझेंगे ना कि इतिहास आपको टिपिकल नहीं लगेगा, बल्कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। आप इसे एंजॉय करोगे कि यार मेरे को याद आ रहा है कि हाँ ये राजा यहाँ का है, इसने ये बनवाया था, ये इस समय का था। वो आपको बड़ा ही ईजी वे में समझ में आने लगेगा। तो जुड़े रहिए एमजीएसयू मित्रालय के साथ, आपका अपना स्टडी मित्रा। धन्यवाद।